नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पीपीपी एक्सचेंज रेट क्या है और रियल एक्सचेंज रेट क्या है। पीपीपी एक्सचेंज रेट में और इंडिया की नॉमिनल एक्सचेंज रेट में डिफरेंस क्यों है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो थर्ड लार्जेस्ट है जब हम पीपीपी एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, और फिफ्थ लार्जेस्ट है अगर हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट में बात करते हैं। तो पहले हम एक बार नॉमिनल एक्सचेंज रेट को क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होती है, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। यानी कि अगर हम मार्केट में डॉलर खरीदने जाएंगे और हमें एक डॉलर खरीदने के लिए अगर 80 रुपए देने पड़ रहे हैं तो एक डॉलर 80 का हुआ, यानी कि एक डॉलर 80 का हुआ, यानी कि एक डॉलर को खरीदने के लिए हमें 80 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये है हमारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट होगी। और जो हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो करते हैं अब्रॉड की करेंसी अपॉन में डोमेस्टिक करेंसी। जब वन डॉलर को 80 रुपीज से डिवाइड करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0125 डॉलर पर रुपी, यानी कि एक रुपए के बदले हमें 0.0125 डॉलर मिलेगा। और अगर ये 0.0125 नंबर इंक्रीज होता है, यानी कि हमारी जो करेंसी है रुपया वो स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि हमें एक रुपए के बदले ज्यादा डॉलर मिल रहा है। और जब भी हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे फॉरेन वर्ल्ड के लिए, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है। जब भी आपकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगी तो मतलब आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी, और करेंसी अप्रिशिएट होगी तो आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन वर्ल्ड के लिए लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो यानी कि आपके एक्सपोर्ट्स कम होने के चांसेस होंगे और आपके इंपोर्ट्स आपके लिए चीप हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम परचेजिंग पावर पैरिटी पे, यानी कि पीपीपी एक्सचेंज रेट क्या है। तो हम assumption ले लेते हैं पहले। सपोज नॉमिनल एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल्स टू 80 है, जो हमने पहले लिया था वही हम कंटिन्यू करेंगे। और इंडिया और यूएस एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी में सेम है। ये हमने दो assumption लिए हैं अभी। तो अगर हमें दो प्रोडक्ट की प्राइसेस कंपेयर करनी है तो प्रोडक्ट आइडेंटिकल होने चाहिए क्वांटिटी में और क्वालिटी में। तो जो मैकडी का बर्गर आता है हैमबर्गर, वो यूएस में बिग मैक के नाम से आता है और इंडिया में मैक महाराजा के नाम से आता है। ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है दोनों प्रोडक्ट्स। तो पीपीपी एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, अगर एक डॉलर एक बर्गर खरीद सकता है यूएस में तो वही सेम बर्गर इंडिया में कितने रुपीज में आएगा। तो ये हमारी परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर एक बर्गर $1 में आता है यूएस में, तो एक इंडिया में ₹40 का आता है, तो ये हमारी $1 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पीपीपी एक्सचेंज रेट हो गई। तो अगर हमें पीपीपी एक्सचेंज रेट निकालनी है तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइसेस को कंपेयर करना है दो कंट्रीज में। वो प्रोडक्ट यूएस में कितने का है और वही एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट इंडिया में कितने का, या फिर हम कोई और भी कंट्रीज ले सकते हैं। तो $1 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज है। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 1 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.025 पर रुपीज आ जाएगा। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि एक रुपए की जो परचेजिंग पावर इंडिया में है वही 0.025 की परचेजिंग पावर यूएस में है। तो ये हमारी पीपी एक्सचेंज रेट होगी। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं जो परचेजिंग पावर 40 रुपीज की इंडिया में है वही परचेजिंग पावर यूएस में है। तो हम $1 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज बोल सकते हैं, या हम 1 रुपीज इज इक्वल्स टू $0.025 बोल सकते हैं, यानी कि इन करेंसी की सेम परचेजिंग पावर है। तो ये हमारी परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा वो सेम किया जाएगा जो हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट में किया था, अब्रॉड की करेंसी अपॉन में डोमेस्टिक की करेंसी। पर यहाँ पे करेंसी की जगह प्राइसेस आएगी। अब्रॉड में क्या प्राइसेस है अपॉन डोमेस्टिक कंट्री में क्या प्राइसेस है। तो हमने शुरुआत में अजम्पशन लिया था कि यूएस और इंडिया में सिर्फ बर्गर प्रोड्यूस होता है और वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। पर रियल सिचुएशन में, रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। ये कंट्रीज में थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है ईयरली। तो हम क्या करेंगे, एक बास्केट लेंगे जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज रखेंगे जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। वही सेम गुड्स एंड सर्विसेज हम दूसरी कंट्री में लेंगे, फिर हम इन दोनों की प्राइसेस को कंपेयर करेंगे और जो प्राइसेस आती है वो हमारी पीपीपी एक्सचेंज रेट होगी एग्जैक्टली। तो हमने पीपीपी एक्सचेंज रेट पढ़ लिया। आप देखते हैं कि रैंकिंग में डिफरेंस क्यों आता है। तो अब हम देखते हैं रैंकिंग में डिफरेंस क्यों आता है। तो मान लीजिए इंडिया में एनुअली 12 बर्गर प्रोड्यूस हुए, यानी कि 12 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है एक साल में,
और एक बर्गर की प्राइस है 40 रुपीज, हमने शुरुआत में देखा था। तो अगर 12 को हम 40 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एनुअल जीडीपी आएगी वो 480 रुपीज आएगी। और वही मान लीजिए अगर यूएस में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है बर्गर की, और एक बर्गर कितने का है, $1 का है। तो अगर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे $1 से तो $10 प्रोडक्शन हो गया। तो हम देखेंगे इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो रुपीज में है और जो यूएस का प्रोडक्शन है वो डॉलर में है। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें एक स्टैंडर्ड रॉड चाहिए होगी मेजरमेंट के लिए। मान लीजिए मेरी हाइट अगर फीट में है तो मुझे दूसरे बंदी की भी हाइट फीट में ही पता होनी चाहिए, तो ये मैं कंपेयर कर पाऊंगा। अगर उसके सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। तो एग्जैक्टली अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे इसे डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक्सचेंज रेट अभी क्या चल रही है, $1 इज इक्वल्स टू 80 हमने शुरुआत में अज्यूम किया था, ये हमारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। तो अगर 480 को हम 80 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास $6 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो एनुअल जीडीपी है वो $6 है। और वही जो यूएस की है वो तो डॉलर की डॉलर में रहेगी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होने के बाद भी हमारी जो जीडीपी है वो कम आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट में $1 इज इक्वल्स टू 80 है, यानी कि हमारी करेंसी वीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यूएस ओवर वैल्यूड है या ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर हम यहाँ पे बात करें जीडीपी पीपीपी टर्म्स में, तो वही जो 480 का हमने एनुअल प्रोडक्शन किया था, पर यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या है, हमने पीपीपी एक्सचेंज रेट क्या ली थी हमने, $1 इज इक्वल्स टू 40। तो अब यहाँ पे अगर हम जीडीपी निकालेंगे, एनुअल जीडीपी, तो 480 को हम 40 से डिवाइड करेंगे। वहां पे हमने 80 को से डिवाइड किया था, यहाँ 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एनुअल जीडीपी क्या आएगी, $12 आएगी। और यूएस में डॉलर की डॉलर में रहेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो ज्यादा चली जाएगी यूएस से। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है पीपीपी एक्सचेंज रेट में और नॉमिनल एक्सचेंज रेट में। फिर हम देखते हैं अगर दोनों कंट्रीज में इन्फ्लेशन सेम है तो जो पीपीपी एक्सचेंज रेट है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन दोनों कंट्री में सेम है तो वो कैंसल आउट हो जाएगी, क्योंकि हम प्राइसेस ले रहे हैं। और अगर डिफरेंस है इन्फ्लेशन में तो जो आपकी पीपीपी एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट हो जाएगी। फिर जो दूसरा पॉइंट है ये ध्यान से समझना, ये बोल रहा है द नॉमिनल एक्सचेंज रेट बिकम्स इक्वल टू पीपीपी एक्सचेंज रेट। मतलब जब आपकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो पीपीपी एक्सचेंज रेट के इक्वल हो जाए, यानी कि $1 इज इक्वल्स टू 80 था, वो किसी भी तरीके से $1 इज इक्वल्स टू 40 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि बोथ कंट्रीज आर एट परचेजिंग पावर पैरिटी। कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये दोनों इक्वल होंगे? ये $1 इज इक्वल्स टू 80 था हमारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट में, अगर ये $1 इज इक्वल्स टू 40 हो जाए तो हम जब परचेज करेंगे यूएस से तो हमें कन्वर्ट करने पे सेम परचेजिंग पावर मिलेगी यूएस में और इंडिया में। तो इस कंडीशन में बोलेंगे बोथ कंट्रीज आर एट पीपीपी। या फिर ये $1 इज इक्वल्स टू 40 हमारा प्राइस जो हमने कंपेयर किया था परचेजिंग पावर पैरिटी में, ये $1 इज इक्वल्स टू इंडिया में जो बर्गर की प्राइस है वो 40 से 80 इंक्रीज हो जाए, तो हम कह सकते हैं बोथ कंट्रीज आर एट परचेजिंग पावर पैरिटी। तो दो ऑप्शन है, या तो इंडिया की करेंसी एप्रिशिएट हो जाए, $1.80 की जगह $1 इज इक्वल्स टू 40 हो जाए, या फिर जो इंडिया का प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाए, तो $1 इज इक्वल्स टू 40 है, ये $1 इज इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। तो इन केसेस में दोनों कंट्रीज परचेसिंग पावर पैरिटी पे होगी। तो इससे फायदा क्या होगा, जब हम फॉरेक्स मार्केट में एक्सचेंज करवाएंगे हमारी करेंसी को तो हमें जो परचेसिंग पावर है वो एग्जैक्टली सेम मिलेगी दोनों कंट्रीज में। दोनों कंट्रीज की जो परचेसिंग पावर होगी वो सेम होगी अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट पीपीपी एक्सचेंज रेट के इक्वल हो जाता है तो। अब हम बढ़ते हैं रियल एक्सचेंज रेट। तो उससे पहले एक स्टोरी सुनना। तो रियल एक्सचेंज रेट पढ़ने से पहले एक स्टोरी सुनते हैं। मान लीजिए मैं और मेरे भाई को दोनों को सेम पॉकेट मनी मिलती है, यानी कि मेरे को भी 100 रुपए मिले और मेरे भाई को भी 100 रुपए मिले, तो मैं इन 100 रुपीज को इंडिया में कंज्यूम करूंगा, क्योंकि मेरा कॉलेज मान लो इंडिया में, मैं इंडिया में रहता हूँ और मेरा भाई यूएस से एमबीए कर रहा है, तो वो जो 100 रुपए है वो यूएस लेके जाएगा, वो इन 100 रुपए को वहां कंज्यूम करेगा। तो अगर मान लीजिए मैं इंडिया में रह के 100 रुपए खर्च करता हूं तो मुझे एक बर्गर 40 का है, तो अगर मैं 100 रुपए खर्च करूंगा तो मुझे 2.5 बर्गर मिलेंगे कम 100 रुपए में। वहीं मेरा भाई अगर यूएस में जाता है और वहां पे अगर बर्गर खरीदता है तो पहले तो यूएस में आपको रुपया चलेगा नहीं, आपको डॉलर में करेंसी कन्वर्ट करवानी पड़ेगी। फॉरेक्स मार्केट में जो डॉलर का भाव चल रहा है वो क्या चल रहा है, हमने अज्यूम किया है कि $1 इज इक्वल्स टू 80,
तो बदले में कितने डॉलर मिलेंगे हमें? 100 रुपए के बदले हमें 100 रुपए के बदले 1.25 डॉलर्स मिलेंगे। और यूएस में बर्गर कितने का है? एक बर्गर $1 का है। 1.25 डॉलर में कितने बर्गर आएंगे? 1.25। जबकि इंडिया में मैं कितने बर्गर कंज्यूम कर पा रहा था? 100 रुपीज में, 100 रुपीज के बदले मैं 2.5 बर्गर यानी कि 2.5 बर्गर यूज कर रहा था, कंज्यूम कर पा रहा था। जबकि मेरा भाई यूएस में कितने कंज्यूम कर रहा है? 1.25 ही कंज्यूम कर रहा है। मेरे पास भी पॉकेट मनी 100 थी और मेरे भाई को भी पॉकेट मनी 100 ही मिली थी। तो यहां से पता क्या लग रहा है कि यूएस का जो प्रोडक्ट है वो लेस कॉम्पिटिटिव है कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज में मैं अगर कोई क्वांटिटी यूज कर पा रहा हूं तो वही सेम एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज में मेरा भाई मेरे से आधी क्वांटिटी यूज कर पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यूएस का प्रोडक्ट है वो लेस कॉम्पिटिटिव है या हाफ कॉम्पिटिटिव है कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्ट। तो यही हमारी रियल एक्सचेंज रेट है। मतलब रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब आप नॉमिनल एक्सचेंज रेट को परचेजिंग पावर पैरिटी से डिवाइड कर दोगे। तो हमारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितनी थी? $1 = 80 और हमारी रियल एक्सचेंज रेट कितनी है? $1 = 40। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपॉन में है तो ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर 40 से 80 कट जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। तो इस 1/2 का मतलब क्या है? इस 1/2 का ये मतलब है कि अगर आप एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज में से अगर कोई एक्स अमाउंट ऑफ रुपी है और आप उसको इंडिया में खर्च करते हो तो आपको 1 यूनिट मिलता है, और उसी एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज को आप यूएस में जाके खर्च करते हो तो आपको आधा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि यूएस का जो प्रोडक्ट है वो हाफ कॉम्पिटिटिव है कंपेयर टू इंडिया। यानी कि आप चाहे 40 रुपीज ले लो चाहे 100 रुपीज ले लो, आप 40 रुपीज या 100 रुपीज में आप जितना भी प्रोडक्ट खरीद पाएंगे यूएस में जाके उसका आधा ही खरीद पाएंगे। तो ये क्या कहना चाह रहा है? तो यूएस प्रोडक्ट आर लेस कॉम्पिटिटिव कंपेयर टू इंडिया। यानी कि हाफ क्या बता रहा है हमें? हाफ के नीचे ये हाफ क्या बता रहा है हमें? इस हाफ के नीचे आप 1 मान लो। यानी कि अगर इंडिया में आप एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज स्पेंड करते हो तो आप मान लो कोई भी प्रोडक्ट 1 खरीद सकते हो। तो वही एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज अगर आप यूएस में जाके खर्च करोगे तो आपको आधा ही प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि आपको उसकी आधी परचेजिंग पावर मिलेगी। और अगर ये हाफ इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया की करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। यानी कि आप एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज में पहले हाफ चीज ले पाते थे, अब एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज में आप हाफ से ज्यादा ले पा रहे हैं। तो इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, यानी इंडिया की करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। और इंडिया की करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो इसका मतलब क्या है? आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन वर्ल्ड के लिए एक्सपेंसिव हो रहा है। और अगर आपका प्रोडक्ट फॉरेन वर्ल्ड के लिए एक्सपेंसिव होगा तो वो लोग कम खरीदेंगे, यानी कि आपका एक्सपोर्ट कम होने के चांसेस होंगे। यानी कि आपके एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज होगी। यूएस की जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि यूएस का प्रोडक्ट सस्ता होता जाएगा, यानी कि यूएस की करेंसी डेप्रिशिएट होगी। तो जब भी हाफ इंक्रीज होता है इसके दो मतलब है कि इंडिया की करेंसी तो एप्रिशिएट हो रही है और यूएस की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। इंडिया का प्रोडक्ट लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा जबकि यूएस का प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ये हाफ इंक्रीज हो रहा है तो मतलब यूएस का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो रहा है फॉरेन वर्ल्ड में, यानी कि ज्यादा मिल रहा है। अब यूएस जो भी बंदा यूएस का प्रोडक्ट खरीदेगा उसको पहले के कंपेयर में ज्यादा चीजें मिलेगी। कंफ्यूज ना होने के लिए अगर हम इस हाफ को हम 100 मान लें, यानी कि एक इंडेक्स नंबर मान लें, जबकि हाफ इंक्रीज होगा तो ये 100 भी इंक्रीज होगा। तो 100 को एक हम इंडेक्स नंबर मान लेते हैं। तो इफ हाफ इंक्रीजेस यानी कि आपका इंडेक्स नंबर 100 भी इंक्रीज होगा, और 100 इंक्रीज होगा तो मतलब आपकी करेंसी एप्रिशिएट यानी कि रूपी एप्रिशिएट हो रहा है। और रूपी एप्रिशिएट हो रहा है तो इसका मतलब डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। रूपी एप्रिशिएट हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव बन रहा है फॉरेन वर्ल्ड के लिए, यानी कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है। वही जो यूएस का प्रोडक्ट है वो फॉरेनर के लिए यानी हमारे इंडियंस के लिए सस्ता पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा हाफ अगर ये हाफ इंक्रीज होगा यानी कि मान लो 0.5 से 0.6 हो गया, 0.7 हो गया, तो मतलब हमें ज्यादा खरीदने को मिल रहा है तो हम यूएस के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने लग जाए। तो अगर हाफ इंक्रीज हो रहा है तो मतलब इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, यानी कि हमारी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज हो जाएगी।
अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे को 100 रुपीज मिल रहे थे और मेरे भाई को भी 100 रुपीज मिल रहे थे। तो मेरे को 100 रुपीज में कितना कंजम्पशन मिल रहा था, 2.5 बर्गर, और मेरे भाई को कितना कंजम्पशन मिल रहा था, 1.25 बर्गर, क्योंकि एक्सचेंज रेट में $1 100 रुपीज के बदले कितना मिला था उसको, $1.25, और $1 का एक बर्गर है तो बदले में कितना आएगा, $1.25 के बदले 1.25 बर्गर ही मिलेगा। तो अब मेरे भाई के पास दो ऑप्शन है, या तो उस 100 रुपीज को यूएस करेंसी में चेंज करवा के और यूएस की मैकडी से 1.25 बर्गर कंज्यूम कर सकता है, या फिर वो मेरे से इंपोर्ट कर सकता है, मेरे को कॉल करेगा, मैं एक्सपोर्ट करूंगा इंडिया से, वो इंपोर्ट कर लेगा। तो अगर वो इंडिया से इंपोर्ट करता है तो उसको कितना बर्गर मिलेगा, 2.5 मिलेगा। यानी कि हमको अज्यूम करना है कि मतलब हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो जीरो है, हमारे और यूएस के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या फिर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ्स लगे हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं यूएस में तो मेरा भाई कितना कंज्यूम कर पाएगा, 2.5 बर्गर कंज्यूम कर पाएगा, पर जबकि यूएस में कितना कंज्यूम कर रहा था, वो 1.25। तो इंडिया से एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट यूएस वालों के लिए सस्ता है। वहीं अगर इंडिया की करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है, एप्रिशिएट मतलब $1 इज इक्वल्स टू 80 है, तो $1 इज इक्वल्स टू 60 हो जाती है, या $1 इज इक्वल्स टू 40 हो जाती है। एक बार के लिए $1 इज इक्वल्स टू 40 मान लो। तो अब जो इंडिया में बर्गर है वो 100 रुपीज में कितने आ रहे थे, 2.5 बर्गर, और वही अगर 100 रुपीज मेरा भाई यूएस में जाके कंज्यूम करेगा तो $100 को पहले एक्सचेंज करवाएंगे फॉरेक्स मार्केट से, डॉलर में चेंज करवाएंगे, तो कितना आएगा, $1 40 का है तो हमें कितना मिलेगा, $2.5 मिल जाएगा। यूएस में बर्गर का क्या रेट है, एक बर्गर $1 का है, तो $2.5 के बदले 2.5 बर्गर ही आएंगे। तो यहाँ पे हमारी पीपीपी एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट दोनों सेम हो गई। तो जब दोनों पीपीपी एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट जब दोनों सेम हो जाती है तो दोनों कंट्रीज की जो करेंसी की जो परचेजिंग पावर होती है वो पैरिटी पे आ जाती है, यानी कि दोनों में सेम परचेजिंग पावर है। तो अब यहां से क्या पता लग रहा है, जब भी इंडिया की करेंसी एप्रिशिएट होगी, यानी कि $1.80 से $1.40 हो गया, तो अब जो मेरा भाई है वो पहले इंडिया से इंपोर्ट कर रहा था बर्गर, इंपोर्ट करना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी उसको 2.5 बर्गर ही मिलेंगे और इंपोर्ट करने से भी 2.5 बर्गर ही मिलेंगे, और इंपोर्ट में टाइम लगेगा। तो वो बेटर चॉइस कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेगा, तो ऑप्ट करेगा कि यूएस से ही बर्गर को खरीद लिया जाए। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, आपको जो रिलेशन याद रखना है वो याद रखना है कि जब भी किसी कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होती है तो वो उसके लिए एक्सपोर्टर के लिए खराब है, ठीक है, यानी कि उसका प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। रियल टाइम एग्जांपल बता देता हूं कि हाफ इंक्रीज होने से करेंसी एप्रिशिएट क्यों होगी। तो हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट को पीपीपी एक्सचेंज रेट से डिवाइड किया था, 1/80 को 1/40 से डिवाइड किया था। तो 1 मान लेते कि हमारी कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट हो गई, तो $1 इज इक्वल टू 60 हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो हमारा हाफ यानी कि 0.5 की जगह आएगा हमारा 0.6। तो इसका मतलब क्या है कि जो यूएस का प्रोडक्ट है वो मोर कॉम्पिटिटिव हो रहा है, यानी कि हमारी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो रही है। प्रैक्टिकली हमने देख लिया है कि 0.5 से जब ये 0.6 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमने $1.80 की जगह $1 इज इक्वल टू 60 लिया था। जब भी हमारा रियल एक्सचेंज रेट यानी कि जब भी हाफ यानी कि 0.5 इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि करेंसी एप्रिशिएट हुई है। करेंसी एप्रिशिएट हुई है तो इसका मतलब हमारे ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, तो हमारा एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएंगे और यूएस की ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। और यूएस की करेंसी क्यों बढ़ी, क्योंकि यूएस की करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। क्यों, क्योंकि $1 इज इक्वल टू हमने 40 लिया है, तो पहले यूएस वालों को $1 के बदले 80 रुपए मिल रहे थे, अब उनको $1 के बदले 40 रुपए ही मिल रहे हैं, तो उनकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। तो ये रिलेशन थोड़ा टेक्निकल है पर आपको याद रखना है और ऐसे प्रैक्टिकली एग्जांपल लेके याद रखना है, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर $1 इज इक्वल टू आप 40 लेते हो तो ये 40 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस 1 का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी
ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो 1:1/2 आ रही थी, अभी क्या हो जाएगी 1:1 हो जाएगी। यानी कि अगर आप यूएस से खरीदते हैं या फिर इंडिया से खरीदते हैं, आपको सेम अमाउंट ऑफ रुपीज में सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी मिलेगी। यानी कि दोनों कंट्रीज में परचेजिंग पावर पैरिटी सेम है और दोनों कंट्रीज में ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस भी सेम है। तो इसका मतलब ना तो यूएस वाले इंपोर्ट करेंगे और ना इंडिया वाले एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो रियल एक्सचेंज रेट है हमें क्या दिखाता है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बताता है, इंटरनेशनली कितना कॉम्पिटिटिव है आपका प्रोडक्ट। जब ये 1:1 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, बोथ कंट्रीज आर एट परचेजिंग पावर पैरिटी। तो हमने दो ऑप्शन देखे थे, या तो आपकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट परचेजिंग पावर पैरिटी के इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि बोथ कंट्रीज आर एट परचेजिंग पावर पैरिटी, या फिर आपकी रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल्स टू 1 हो जाए। तो ये हाफ है, ये आपका इंक्रीज होके 1 हो जाए, और ये इंक्रीज होके 1 कब होगा, या तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी, $1 इज इक्वल्स टू 80 या $1 इज इक्वल 40 हो जाए, या फिर आपकी कंट्री में जो बर्गर की प्राइसेस थी वो 40 से इंक्रीज होके 80 हो जाए। तो फिर दोनों कंट्रीज की परचेजिंग पावर पैरिटी सेम हो। तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट हमने क्या पढ़ा था, एक कंट्री की एक करेंसी की प्राइस दूसरी कंट्री की करेंसी के टर्म्स में, ठीक है। तो $1 इज इक्वल्स टू 80, ये हमारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गई। और नॉमिनल एक्सचेंज रेट जब भी इंक्रीज होती है तो मतलब हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। दूसरा, परचेजिंग पावर पैरिटी में हमने क्या देखा था कि हम $1 की परचेजिंग पावर पैरिटी और 40 रुपीज की परचेजिंग पावर पैरिटी सेम है, तो इसको हम बोल देते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। फिर हमने तीसरा देखा रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट हमें क्या बताता है, रियल एक्सचेंज रेट हमारे ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बताता है, किस प्रोडक्ट किस कंट्री की ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है। तो जब भी आपका रियल एक्सचेंज रेट यानी कि रीर ये हाफ नंबर आपका इंक्रीज होगा तो मतलब यूएस का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है और यूएस की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रहा है क्योंकि इंडिया की करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। देन नेक्स्ट आपको जो एक चीज मेन याद रखनी है वो याद रखनी है कि रियल एक्सचेंज रेट आपको हमेशा एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने दो कंट्रीज में प्राइसेस को कंपेयर किया है। परचेजिंग पावर पैरिटी ली थी हमने, क्या ली थी, एक कंट्री में प्राइस किसी प्रोडक्ट की और दूसरी कंट्री में प्राइस किसी प्रोडक्ट की। तो जो रियल एक्सचेंज रेट है वो आपका एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन होता है, जबकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हमने प्राइसेस नहीं ली तो मतलब इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड है, या इन्फ्लेशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पे। जबकि जो हमारे रियल एक्सचेंज रेट है उसमें आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों कंट्रीज में प्राइसेस को कंपेयर किया है। तो रियल एक्सचेंज रेट आपका एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन है। तो अब पीवाईक्यू देख लेते हैं, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। द परचेजिंग पावर पैरिटी exchange rate are calculated by comparing the prices of same basket of goods and services in different countries। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। जो हमने मैक इंडेक्स देखा जो आईएमएफ रिलीज करता है, तो डिफरेंट कंट्रीज में क्या प्राइसेस है बर्गर के वो हम कंपेयर करते हैं और वो डॉलर में ही लेते हैं जिससे हम कंपेयर कर पाए। तो ये सही है परचेजिंग पावर पैरिटी वाला फर्स्ट वाला। देन सेकंड है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट गलत है। पीपीपी के टर्म्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और नॉमिनल एक्सचेंज रेट के टर्म्स में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जबकि पीपीपी एक्सचेंज रेट में फर्स्ट पे आता है चाइना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ओनली होगा। देन ये सैंपल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रियल एक्सचेंज रेट इज ट्रू। ये हमें बताना है। अ हायर रियल एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग करेंसी रिलेटिव टू फॉरेन करेंसीज। ये जो स्टेटमेंट है हमारी गलत है। यहां तक तो सही है, अ हायर रेट इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग करेंसी। जब भी आपका रियल एक्सचेंज रेट हाई होगा तो इसका मतलब आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, ये सही है। पर इसमें लिखा रिलेटिव टू फॉरेन करेंसीज, ये गलत है। जो रियल एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट है वो बायलेटरल कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे करेंसीज लिखा है यानी कि मल्टीपल कंट्रीज,
और मल्टीपल कंट्रीज के लिए हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यूज करते हैं, रीर, REER, वो जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। देन सेकंड स्टेटमेंट है द रियल एक्सचेंज रेट इज कैलकुलेटेड बाय एडजस्टिंग द नॉमिनल एक्सचेंज रेट फॉर इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। ये स्टेटमेंट भी सही है। जो रियल होता है और नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इन्फ्लेशन का ही है, क्योंकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हम प्राइसेस नहीं लेते, रियल एक्सचेंज रेट में हम प्राइसेस लेते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। देन थर्ड क्या है, an increase in the real exchange rate can lead to improved export competitiveness। पता नहीं, एक बार ट्राई करते हैं। इंक्रीज इन रियल एक्सचेंज रेट, हमने देखा था जब भी रियल एक्सचेंज रेट आपकी इंक्रीज होगी तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी, और करेंसी अप्रिशिएट होगी तो आपकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस वर्स होगी, इंप्रूव नहीं होगी। तो ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, रियल एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हैव नो इंपैक्ट ऑन ट्रेड बैलेंस। ये हमने देखा ही है, जबकि आपकी रियल एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होगी तो आपके ट्रेड बैलेंसेस हैं वो वर्स हो जाएंगे, और जब रियल एक्सचेंज रेट आपकी डेप्रिशिएट होगी तो आपके ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो जाएंगे। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।